Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Bansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है CSR नेट केमिकल साइंस के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक करवाया था मेटल कार्बोनिल्स उसी की एक्सटेंशन है बिकॉज आपको पता है मेटल कार्बोनिल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और CSR नेट पे इसके क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं। तो हमने इसमें से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ठीक है, जिसने नहीं किया है ये वाला पार्ट वो मेरी इससे प्रीवियस वाला जो भी लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मेटल कार्बोनिल्स में जो चीज डिस्कस वो है, एक तो हम डिस्कस करेंगे इसमें एक तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन्स की। हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स है उनके साथ फॉस्फीन्स लगे हैं, उनकी डोनर एबिलिटी का ऑर्डर किस तरह से रहता है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है कार्बोनिल के। ठीक है, फिर मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। जैसे हमने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस देखे थे वैसे ही सिमिलर हमारे पास मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। फिर हम लास्ट में समझेंगे आज के लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, नंबर ऑफ IR बैंड्स भी पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ IR बैंड्स पूछ लेंगे आपको कि कितने IR बैंड्स है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, एक तो ये निकालना सीखेंगे, या फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स भी पूछ लेते हैं 1H NMR में। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछ लेते हैं किसके, 1H NMR के। 1H NMR के पूछ लेंगे, 13 कार्बन NMR के पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर आपको पूछ लेंगे 31 फॉस्फोरस के, या फिर 19 फ्लोरीन का NMR पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको हम ये आज करवाने वाले हैं, मतलब आपको इस एरिया से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके आप आंसर्स कर पाओगे इस लेक्चर के बाद। तो इन सभी के आंसर्स देखने के लिए, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बना रहना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन्स करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जैसे रिवाइज करवा दूं। हमने किया था कि हमारे पास होता क्या है कि मेटल और हमारे पास क्या है कार्बोनिल, जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो क्योंकि जो कार्बोनिल होता है ये कैसा होता है, हमारे पास एक पाई, मैंने इसका आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के दिखाया था। तो उसमें क्या था, पाई स्टार इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो बेसिकली इनके पास क्या होता है, ये कैसा होता है, हमारे पास एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। ठीक है, तो मेटल के पास तो वैसे ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, तो ये कार्बोनिल एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ऐसे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है मेटल से कार्बन में। तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, और जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आते हैं लिगेंड्स फॉस्फीन्स। ठीक है, तो हम अब फॉस्फीन्स के बारे में आज समझेंगे। ठीक है, फॉस्फीन्स। ठीक है, अब देखो फॉस्फीन्स में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मेटल है। ठीक है, एक तो हमारे पास कार्बोनिल हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास कोई फॉस्फीन लगा है, हमें पता है कि फॉस्फोरस के थ्रू जुड़ा होगा। अब हमारे पास कैसा हो सकता है, ये PR3 हो सकता है। ठीक है, ये कैसा हो सकता है, हमारे पास PR3 हो सकता है। ठीक है, या फिर POR3 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे POR3। ठीक है, तो अब हम और ये क्या हो सकता है हमारे पास, CL3, मतलब X3 लिख देती हूँ उसको डायरेक्टली। इसको मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, PX3 भी हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास ये PAR कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो PAR3 भी हो सकता है, AR का मतलब हो गया कि अराइल ग्रुप है। ठीक है, तो हमारे पास कैसा हो सकता है, ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है इसके साथ सारे, हो सकता है एल्काइल हो, एल्कोक्साइड भी हो, हलाइड भी हो। बोलने का मतलब ये है कि इसके साथ एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ लगे हुए। ठीक है, हो सकता है एल्कोक्साइड भी लगे हो। ठीक है, हो सकता है हलाइड ग्रुप लगे हो। ठीक है, हो सकता है इसके साथ कोई अराइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, तो आपने याद रखना है डोनर एबिलिटी का जो ऑर्डर रहता है, डोनर एबिलिटी का जो इनका ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है हमारे पास। डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एल्काइल की होती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप्स का।
तो वो फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फर्दर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, उतना ही ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ऑर्डर निकाला है। तो डोनरेबिलिटी जिसकी ज्यादा रहेगी, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। ठीक है, तो डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? एल्काइल की होती है। ठीक है, ये आपने ना ऑर्डर याद ही रखना है। एल्काइल की होती है, फिर होती है अराइल की, ठीक है, फिर होती है एल्कोक्साइड की, ठीक है, एल्कोक्साइड के बाद होती है हलाइड्स की। ठीक है, तो ये आपको जो ऑर्डर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो अब हम इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज MCO5, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लगा है P, लेट्स से यहाँ पे है PB3। ठीक है, अब ये जो PB3 है, ठीक है, और हमें बताना है कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट में जो ये PB3 है, ठीक है, PB3 जो ये ग्रुप है वो फर्स्ट में है PMB3, ठीक है, जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें है PME3, है ना, और MCO5, है ना, और सेकंड में हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये P, सपोज POME3 है। ठीक है, और थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ये वाला ग्रुप है PCl3, ठीक है, और फोर्थ वाले में हमारे पास ये वाला ग्रुप है P, AR3। ठीक है, मतलब पीएच लिख लेते हैं इसको, PPH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप है। तो अब आपको बताना है, आपको क्या बताना है इसमें, इसमें आपको सपोज बताना है कि आपको डोनर एबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है कि डोनर एबिलिटी, वैसे डोनर एबिलिटी तो आपसे नहीं पूछेंगे। सपोज आपको बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन, ठीक है, और एक बताना है आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, तो मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है कि कितनी ज्यादा आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग होगी। पाई बैक बॉन्डिंग कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोनरेबिलिटी, अभी अभी हमने क्या किया ऑर्डर कि एल्काइल की सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारे पास किसकी होती है, अराइल की होती है, फिर एल्कोक्साइड की होती है, फिर हलाइड की होती है। इसी हिसाब से सबसे ज्यादा डोनरेबिलिटी हो जाएगी 1 की, फिर हो जाएगी हमारे पास 4 की, फिर हो जाएगी हमारे पास 2 की, फिर हो जाएगी 3 की। ठीक है, ये डोनरेबिलिटी का ऑर्डर, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, यानी कि 1 वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा होगी, फिर 4 वाले में होगी, ठीक है, फिर 2 वाले में होगी, फिर 3 वाले पे होगी, है ना। जितनी ज्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन का बॉन्ड, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी आ जाएगा मेटल कार्बन की। और कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फिर सबसे कम किसकी होगी हमारे पास, सबसे कम हो जाएगी फिर वो हमारे पास 1 की ही सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि 1 में मेटल कार्बन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, फिर 4 की, फिर 2 की, फिर 3 की, यानी कि 3 में सबसे हाईएस्ट होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। डोनरेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं फॉस्फीन्स में से। ठीक है, एक और करवा देती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फॉस्फीन्स दिए हैं वो है PME3, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, जो सेकंड है वो है आपके पास PPH ME, ठीक है, थर्ड है आपके पास PPH ME, ठीक है, और फिर आपके पास लास्ट है PPH, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे डोनरेबिलिटी की बात करें तो किसकी सबसे ज्यादा है, हम सिर्फ डोनरेबिलिटी देखते हैं, बाकी आप कर ही लोगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज निकालना। तो डोनरेबिलिटी सबसे ज्यादा एक ही हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे एल्काइल ग्रुप है। फिर जितने ज्यादा अराइल ग्रुप्स आते जाएंगे उतनी डोनरेबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी इसकी, है ना। तो B, देन C एंड D। ठीक है, क्योंकि देखो
एल्काइल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना, और जब अराइल ग्रुप ग्रुप आ रहे हैं तो ये इफेक्ट कम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोनरेबिलिटी का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो डोनरेबिलिटी ज्यादा यानी कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा। तो अगर हम मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, ए बी सी डी की। ठीक है, क्योंकि ए वाले की डोनरेबिलिटी ज्यादा है, तो वो ये जो होगा PMe3 ये मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, जिसमें फर्दर पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही होगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही रहेगी। और अगर कार्बोनिल की देखेंगे तो वो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ए की सबसे कम, बी, फिर सी, एंड देन फिर डी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं डोनरेबिलिटी के। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो है मेटल ओलेफिन, मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। अब जो मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये भी सेम हमारे पास कार्बोनिल वाले ही आते हैं। जैसे हमने कार्बोनिल, सेम हमारे पास पूरा जो है केमिस्ट्री वैसी ही रहेगी। देखो ओलेफिन्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं उनको हम ओलेफिन्स बोलते हैं, है ना। तो हम सिंपल ले लेते हैं जैसे इथेन C2H4। ठीक है, अब C2H4 अगर हम देखें तो बेसिकली ऐसे होता है C2H4, है ना। अब C2H4 में क्या है, पाई है, सिग्मा बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन से। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई स्टार भी होगा। ठीक है, और सिग्मा स्टार भी होगा। तो पाई स्टार की एनर्जी कम होती है, इसलिए पाई स्टार कैसा होता है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमेशा ऐसे ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी लो हो। तो पाई स्टार की एनर्जी लो होती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सिग्मा और पाई दोनों में इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार खाली है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसा है हमारे पास, जो ये इथीन होता है ये कैसा होता है हमारे पास, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि इसका पाई स्टार खाली है। ठीक है, तो अगर ये पाई एक्सेप्टर है तो इसके ये अपने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को मतलब एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जैसे इस इथीन के लिए इधर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हो ऐसा रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है ना वो बढ़ रहा है ना। क्या हो रहा है कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेटल के साथ इसने बॉन्ड बनाया है ऐसे। मैंने आपको ये वाला लेक्चर भी कवर करवाया है कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, तो ये अपने हमारे पास कौन से वाले इलेक्ट्रॉन देता है, पाई वाले, जो पाई में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ठीक है, अब क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती ज्यादा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किसी कहीं ना कहीं देना चाहता होता है अपने स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो अब कैसा ये लिगेंड है, ये पाई स्टार है, एक्सेप्टर है, इसके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो इसके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डाल देगा। ठीक है, तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके बीच में इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब कि क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो 2 बॉन्ड ऑर्डर था और वो हमारे पास कितना हो गया, 1.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगी ना, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो तो बढ़ जाएगी, ऐसे ही होता है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो इतना होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास जब डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें जो एरिया बनता है क्वेश्चंस का वो यही बनता है कि हमें ये देखना होता है कि कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, जिसमें पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही होगी वहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी कम ज्यादा ही डिक्रीज हो रहा होगा, यानी कि वहां पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेंगे सपोज 2 बॉन्ड लेंथ दे दी है, आपको ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी वाली बॉन्ड लेंथ कौन से वाले कॉम्प्लेक्स की है, तो हमने ये देखना होता है ज्यादा वाली बॉन्ड लेंथ है तो वो किस वाले की होगी, कम वाली है वो किस वाले की होगी। ठीक है, सारे फैक्टर्स मतलब ध्यान में रख के। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से हम समझेंगे इसको। तो अब देखो, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है
आगे वाले पेज पे करते हैं। आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके पास दिया है कॉम्प्लेक्स पीटी, पी, पीएच3, पी, पीएच3, ठीक है, CH2, इथीन है CH2, ये है, ठीक है। ये है एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकंड कॉम्प्लेक्स आपके पास है C डबल बॉन्ड C, CN, 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 ठीक है। यहाँ पे आ गया PPH3, PPH3, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास ना दो बॉन्ड लेंथ है, ए है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.43 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो दूसरी वाली हमारे पास बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की वो है 1.49 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये असाइन करनी है आपको वैल्यू, असाइन द, असाइन दीज वैल्यूज, ठीक है। आपको ये वैल्यू असाइन करनी है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से कौन से वाले कार्बन कार्बन की कौन सी वाली वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इधर डिफरेंस देखना होता है। जब भी आप ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, पीपीएसटी ग्रुप, प्लैटिनम प्लैटिनम इज कॉमन, द एरिया वेयर दीज आर डिफरेंशिएटिंग इज दिस वन बाय दिस लिगेंड, ओके। यहाँ पे वी हैव ओनली हाइड्रोजन एज लिगेंड, है ना, हाइड्रोजन एज साइड एटम्स, एंड हेयर वी हैव साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि ये ग्रुप्स कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब हमें इतना यहाँ पे चीज पता है बॉन्डिंग के बारे में कि पहले तो ये दोनों ही देखो कहाँ से जुड़े हैं, एल्कीन्स है ना, अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू प्लैटिनम को, ठीक है। उसके बाद हमें एक और चीज पता है कि ये कैसे हैं, हमारे पास ओलेफिन्स है, इनके पास पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, तो ये पाई स्टार के अंदर प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेंगे दोनों ही, ठीक है। अब जो वाला जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, उसके पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, यही होगा ना। और जिसके पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा और बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन एक्सेप्ट कर पाएगा, खुद सोचो। साइनाइड कैसा होता है, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कैसा होता है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन से, कार्बन फर्दर प्लैटिनम से, यानी कि यहाँ पे जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ज्यादा आएंगे, ठीक है। या फिर देखो ना, आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल सा, मैंने आपको जैसे बताया था कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो ल्यूमो में आते हैं, जो खाली वाला ऑर्बिटल होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो हमने देखा था जैसे इधर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, तो एक है सिग्मा, दूसरा है पाई, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऐसे। फिर खाली जो ऑर्बिटल है वो है पाई स्टार, फिर है सिग्मा स्टार, ठीक है। तो दोनों में सेम कहानी है, ठीक है। इधर है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक में है साइनाइड, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि दोनों में ही ल्यूमो जो है वो कौन सा है हमारे पास, दोनों में ही लूमो हमारे पास है पाई स्टार, ठीक है। अब कौन से वाले पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, खुद सोचो। हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो लूमो में जाते हैं, और कौन से वाले लूमो में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी दोनों में से, ठीक है, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। अब देखो, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, इधर एक में लगा है साइनाइड। साइनाइड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हम हमेशा जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, उसको हम नीचे बनाते हैं, ऐसे नीचे ड्रॉ करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं, नीचे न्यूक्लियस है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसका न्यूक्लियर
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा, यानी कि ऑर्बिटल्स जो रहेंगे वो उसके उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या रहेंगे, वो उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस के वो क्लोज रहेंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अभी क्या है देखो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइनाइड लगे हैं, 4 साइनाइड ग्रुप लगे हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होंगे, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो ये सिग्मा, जैसे सपोज हमारे पास ये है सिग्मा ऑर्बिटल, ये है हमारे पास पाई ऑर्बिटल, ठीक है, ये है हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, ये है हमारे पास सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रुप लग गए हाइड्रोजन की जगह पे, साइनाइड। अब साइनाइड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, यानी कि वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कम कर देंगे। ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, ठीक है, ये होगी पाई स्टार की एनर्जी, ठीक है, ये होगी सिग्मा स्टार की एनर्जी। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा पाई फील्ड है, ऐसे ही फील्ड है मतलब, ठीक है, सब कुछ सेम है। लेकिन है क्या, यहाँ पे पाई स्टार यहाँ भी है, पाई स्टार यहाँ भी है। लेकिन हाइड्रोजन वाला जो है, जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके पाई स्टार की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और जो हमारे पास साइनाइड वाला है, इसके पाई स्टार की एनर्जी कम है। जितनी पाई स्टार की एनर्जी कम रहेगी उतना ही ज्यादा वो गुड एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है, गुड एक्सेप्टर हो जाएगा। क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, और लोएस्ट एनर्जी की तरफ ही जाना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा। तो वो कहाँ प्रेफरेबली जाएंगे, इस वाले में, साइनाइड वाले में, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारे पास बी वाले कार्बन कार्बन का हमारे पास कम हो जाएगा ए वाले से, ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। इसको मैं दूसरे वाले पेन से लिख लेती हूँ। क्या बोला मैंने, कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हमारे पास वो बी वाले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ए वाले से बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारे पास किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी वाले की, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ए वाले से, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो 1.49 वाली है, ज्यादा वाली बॉन्ड लेंथ है, वो इसकी रहेगी, इन वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड की रहेगी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और इस वाले कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ रहेगी 1.43 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपने इतना ध्यान रखना है। वैसे हम मतलब जब छोटी क्लासेस में, या फिर इसको हम इजी करने के लिए हम इसको ऐसे भी डायरेक्टली समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, साइनाइड क्योंकि ज्यादा, जैसे मैं पहले लगी थी समझाने की, साइनाइड कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन फर्दर प्लेटिनम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इसके पाई स्टार में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो कार्बन कार्बन की हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है, इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे एग्जाम में भी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्सेस है MnCO6+1 CO, ठीक है, फ्री कार्बोनेल मतलब H3BCO और VCO6-, ठीक है। आपको बताना है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, ठीक है, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है आपको। तो कैसे करेंगे देखो, आपको बताना है यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर सीओ की। आपको पता है जहां पे पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही होगी, ठीक है, मेटल से कार्बन में, वहां पे कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होगी, ठीक है, हमने किया था ना। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगी, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या होगी,
ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कम हो गई तो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब कैसे देखते थे हम डायरेक्टली, यहाँ पे देखो मैग्नीज पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो फ्री कार्बोनिल है, और यहाँ पे देखते क्या चार्ज आता है, यहाँ पे वेनेडियम पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नीज पे क्या है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वेनेडियम पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पाई बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग की, ठीक है, तो पाई बैक बॉन्डिंग की अगर बात करते हैं तो डी में पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, यानी कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी सीओ की वो किस में ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी डी से, ठीक है। ठीक है, हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बता दिया, ठीक है, ये निकालना है, तो हमने ये बोल दिया कि ये होगा पाई बैक बॉन्डिंग से, तो ठीक है। अब इन दोनों का क्या करें, अब देखो बात करें अगर बी की, तो बी तो हमारे पास क्या है, फ्री कार्बोनिल है, फ्री कार्बोनिल यहाँ पे फर्स्ट में, और जो लास्ट डी है, ए और डी दोनों में तो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो जो मर्जी है, बी तो हमारे पास फ्री है, ठीक है, तो फ्री की तो ए और डी से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि ए और डी दोनों में हमारे पास क्या हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब हमने देखना है कि जो सी है वो बी से ज्यादा है या फिर कम है, तो देखो एक बार सी है, सी में हमारे पास क्या है, BH3 है, और CO ऐसे बनाया है। अब एक चीज देखो, BH3 क्या होता है हमारे पास, बोरेन, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो बोरोन क्या होता है हमारे पास, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। बॉन्डिंग देखे कैसी होगी इसमें, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसका एक्साइट भी करवा देते हैं तो ऐसे बनता है, 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो इसका जो एक पी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, ठीक है। और अगर हम इसके ऑक्टेट की बात करें वो भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ये सिर्फ, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना। तो क्या होता है ये कार्ब, अब हमें पता है ये क्या है, एक डोनर होता है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा है, हमारे पास CO प्लस है। और मैंने कल आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, और मैंने बोला था कि जब भी हमारे पास CO प्लस बनता है, CO प्लस का मतलब क्या होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल में से जो, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में आप देख सकते हो, मैंने उसमें बताया था कि सिग्मा 2p z में आते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सिग्मा 2p z कार्बन के ज्यादा नजदीक होता है, तो उसमें एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, बढ़ता है ना, ऐसे ही होता है ना, कि जब हमारे पास क्या होता है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और जब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। अब क्योंकि जो सिग्मा 2p z में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 2p z में कार्बन का ज्यादा करेक्टर होता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि सिग्मा से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया। तो कार्बोनिल के केस में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या ऐड होता है तो हम दोनों ही केस में लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग में हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा तो सिग्मा से रहा है, लेकिन हमने क्या लेना है कि यहाँ पे सिग्मा में एंटी बॉन्डिंग का करेक्टर ज्यादा होता है, तो हम लेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है, जिसकी वजह से जो CO प्लस होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है CO से ज्यादा, है ना। तो अगर हम बात करें कि जो बॉन्ड ऑर्डर की, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारे पास CO का आता है 3, तो जो CO प्लस का आता है वो आता है 3.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि CO प्लस का ज्यादा होता है, ठीक है, CO से, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, CO प्लस की ज्यादा होगी CO से, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पे CO प्लस बनता है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो CO से भी ज्यादा होगी, तो जो इसमें ऑर्डर रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। फर्स्ट टू तो हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए बैक बॉन्डिंग की वजह से, इन दोनों में तो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, बी और सी में इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा ही होगी, CO या फिर CO प्लस, इनमें से किसकी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, तो CO प्लस की होगी,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, सीओ से ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सीओ प्लस की होती है। ठीक है, बाकी आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं फॉस्फीन्स के, वो ऐसे ही आपके पास एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है एल्काइल, अराइल, एल्कोक्साइड एंड हलाइल। वैसे करोगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा भी चुकी हूँ। इसके अलावा आपको मेटल कार्बोनिल्स भी मैंने बता दिया। अब हम करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो देखो हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपका हमने वैसे कर ही लिया है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप लोगों को पता ही होगा, तो हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकालना सीख ही गए। हमने जो इधर फोकस करना है वो हमने फोकस करना है किसमें, आईआर बैंड्स के ऊपर। पर उससे पहले देख लो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के बाय न्यू। के क्या होता है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट है ना। के जो होता है वो फोर्स कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगा, के की वैल्यू, और उतनी ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ये मैं आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या होता है, बैक बॉन्डिंग से हमने सब कुछ कर चुके हैं। जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ती है, बैक बॉन्डिंग कब बढ़ती है, जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है, तो जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग बढ़ती है, मेटल कार्बन की जो हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है, और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कार्बन ऑक्सीजन की वो डिक्रीज होती है, क्योंकि मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बोनिल के, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ सारा, इससे पहले वाले लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखो बात करें अगर आईआर वैल्यूज की, हमारे पास जो आईआर वैल्यूज होती है, अगर हम बात करते हैं फ्री कार्बोनिल की, फ्री कार्बोनिल की, तो उसकी जो आईआर वैल्यूज होती है वो हमारे पास आती है 2143 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमारे पास सीओ प्लस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, BH3 और सीओ, तो वहां पे क्या बन रहा था, बेसिकली सीओ प्लस बन रहा था। तो सीओ प्लस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था, सीओ प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है, मतलब कि इसके बॉन्ड ऑर्डर से ज्यादा, यानी कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2184 पर सेंटीमीटर, आप या फिर डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 2143 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपके पास आता है ऐसा कार्बोनिल जो कि एक मेटल के साथ अटैच है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कैसा है, ये टर्मिनल कार्बोनिल है। तो टर्मिनल कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी 2143 से ज्यादा। क्यों, क्योंकि फ्री कार्बोनिल में तो कोई मेटल नहीं है, टर्मिनल मतलब एक मेटल आ गया, एक मेटल आ गया तो आपको पता है बैक बॉन्डिंग होगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कार्बोनिल की, तो वो कितनी होगी हमारे पास 2100 से या फिर 1850 से 2100 पर सेंटीमीटर, इस रेंज में होगी बेसिकली। ठीक है, जब एक मेटल के साथ होगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास जब हमारे पास ये दो मेटल के साथ होगा। म्यू2 कार्बोनिल का मतलब है कि जो कार्बोनिल है वो दो मेटल के साथ है, ब्रिजिंग के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1850 और 1750 की रेंज में। ठीक है, और अगर हमारे पास जो कार्बोनिल, फोर्थ आ गया ना ये, और अगर हमारे पास जो कार्बोनिल है वो तीन मेटल के साथ अटैच है, मैंने आपको बताया था, ये वाला भी पहले कवर करवा चुकी हूँ आपको इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट में, कि हमारे पास कार्बोनिल चाहे ब्रिजिंग पे जितने मर्जी मेटल के साथ ब्रिजिंग में हो, हमेशा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनिल, 3 मेटल के साथ अगर कार्बोनिल अटैच है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1750 और 1650 की रेंज में हमारे पास हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो, ये आपको डेटा ध्यान में रखना है, बिकॉज क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे आपको सपोज कोई स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देते हैं, मतलब जैसे लिख देंगे कि जो हमारे पास कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इस पर्टिकुलर रेंज में है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास जो कार्बोनिल है वो ब्रिजिंग पे लगा है, टर्मिनल पे लगा है, कैसे लगा है, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू थोड़ी याद रखनी है, बड़ी ईजी है। फ्री की याद रखना है 2143 है, उससे ज्यादा है तो वो हमारे पास CO प्लस है, ठीक है। ये फर्स्ट रेंज याद रखना, बाकी दोनों तो याद ही हो जाएगी, कम ही है उनसे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ IR बैंड्स, नंबर ऑफ IR बैंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली आपसे नंबर पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ IR बैंड्स जो है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालने को आ सकते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए निकालने को आ सकते हैं, या फिर TBP के लिए निकालने को आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सपोज हमारे पास फर्स्ट हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपने क्या याद रखना है, ओ माय टीचर केयर फॉर मी, केयर फॉर मी, ठीक है। और फिर आपने याद रखना है 13, 14 एंड 23, 13, 14, 23, ठीक है। 13, 14, 23 का मतलब है कि इतने IR बैंड्स होंगे, ठीक है। जो 13, 14, 23 है, दिस नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे, नंबर ऑफ IR बैंड्स, ठीक है। कैसे याद रखना है, ओ माई टीचर केयर फॉर मी 13, 14, 23, ठीक है। तो देखो, ओ माई टीचर केयर फॉर मी, क्या मतलब है इसका, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, क्या मतलब है इसका, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि मेटल है और सारे के सारे हमारे पास क्या लगे हैं, कार्बोनिल लगे हैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में, ऐसे, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसके लिए नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने हो जाएंगे, 1। माई का मतलब है मोनो, मोनो का मतलब कि सारे के सारे क्या है, कार्बोनिल है, बस एक जगह में हमारे पास कोई और लिगेंड आ गया, L, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई और लिगेंड L आ गया, बाकी सारे हमारे पास कार्बोनिल ही हो गए, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, ये है मोनो, ठीक है। फिर टीचर का मतलब हो गया ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या हुआ, हमारे पास कैसे लगे हैं, ट्रांस में कोई दो, ट्रांस का मतलब क्या हो गया, दो लिगेंड होंगे और ट्रांस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, ओ माय टीचर केयर फॉर मी, ठीक है। केयर फॉर मी, ठीक है। 13, 14, 23, ठीक है। तो ओ का मतलब मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे क्या होंगे, कार्बोनिल होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ IR बैंड्स आपसे पूछ लिए जाते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए, तो उसमें 1 हो जाएंगे, ठीक है। फिर माई का मतलब मोनो, ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब है कि कोई एक लिगेंड आ गया, सिर्फ एक, तो एक कोई लिगेंड कहीं भी हम लगा सकते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, कार्बोनिल होंगे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। फिर टीचर मतलब ट्रांस, ट्रांस में तो क्या मतलब, दो लिगेंड ट्रांस में लगे हैं, ठीक है, ऐसे, दो ट्रांस में लगे, बाकी सारे कार्बोनिल हो गए, ऐसे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने आ जाएंगे, 1, ठीक है। उसके बाद है सिस, यानी कि हमारे पास दो लिगेंड्स कैसे लगे हैं, सिस में लगे हैं, ठीक है। लिगेंड लिगेंड बाकी सारे हो गए कार्बोनिल, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने हो गए, 4, ठीक है। फिर हमारे पास है ओ माई टीचर केयर फॉर मी, फिर F से हो जाता है फेशियल, फिर M से हो जाता है मेरिडोनियल, आइसोमेरिज्म ही करवाऊंगी इसके बाद में, फेशियल आ गया, फिर आ गया मेरिडोनियल, ठीक है। फेशियल का मतलब आपको पता है, फेशियल मेरिडोनियल में कितने होते हैं, 3 3 करके, MA3B3 टाइप के होता है ये, है ना, MA3B3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फेशियल में मतलब तीनों लिगेंड एक फेज में लगे होते हैं, ऑक्टाहेड्रन के एक फेज में लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली है कितने, 3 लिगेंड्स आगे, बाकी 3 कार्बोनिल, 3 लिगेंड्स कैसे लगे, एक फेज में लगे हैं, ठीक है। ये होगा, अगर फेशियल होगा हमारे पास ये
तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे आयर बैंड्स 2 हो गए, ठीक है। मेरिडोनियल में हमारे पास जो लीगेंड्स होते हैं वो कैसे लगे होते हैं, जैसे आपस में दो लग जाएंगे 180 डिग्री में, बाकी सारे होंगे 90 डिग्री में। वैसे ही कार्बोनिल भी दो होंगे 180 डिग्री में, बाकी सारे आपस में होंगे 90 डिग्री में, ठीक है। आइसोमेरिज्म में इसको समझाऊंगी मैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपने जो नंबर ऑफ आईआर बैंड्स है वो इस तरीके से निकालने हैं, ओ माय टीचर केयर फॉर मी, ठीक है। और 13, 14, 23, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये सॉल्व करना है। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो ऑल्टरनेट वाले हैं ना उनके ऊपर ऐसे साइन लगा देना है, स्ट्रिक साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये ऑल्टरनेट वाले हैं ना जिनके ऊपर ये स्टार हमने मार्क किया है ना, ये हमारे पास कैसे होते होते हैं, ये हम इनको बोल सकते हैं नॉट श्योर बैंड होते हैं ये, नॉट श्योर बैंड। मतलब क्या कि अगर यहाँ इनके लिए, मतलब मोनो के लिए, सिस के लिए या फिर मेरिडोनियल पे कोई कंडीशन लगा दी जाती है, तो इनमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ बैंड्स होंगे, नंबर ऑफ बैंड्स जो होंगे वो वन लेस हो जाएंगे, वन विल बी वन लेस, ठीक है, वन लेस हो जाएंगे वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या किया है, जैसे मोनो के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल कंडीशन दे दी है कि ऑल सीओ lie इन सेम प्लेन, ठीक है, कि सारे के सारे सीओ सेम प्लेन में लाई करते हैं इस तरह से। तो आपके पास आईआर बैंड्स कितने हो जाएंगे जब इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, तो नंबर ऑफ आईआर बैंड्स आपने पहले कितने थे 3, तो अब कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। 3 - 1 कर देना है आपने, ठीक है। वैसे ही आपके पास सिस में लगा दी है कंडीशन, या फिर आपके पास मेरिडोनियल में लगा दी है कंडीशन। क्या कंडीशन लगा दी है दोनों में, कि हमारे पास क्या है, 2 CO जो है 2 CO आर कोलिनियर, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, सिस के लिए हमारे पास देखो नंबर ऑफ बैंड्स कितने थे, सिस के लिए नंबर ऑफ बैंड्स 4 थे, तो वो हो जाएंगे 3, ठीक है। और जो हमारे पास मेरिडोनियल में थे वो थे 3, तो वो हो जाएंगे 2, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ आईआर बैंड्स एक कम हो जाएंगे अगर इस तरह से कोलिनियर वाली कंडीशन लगा दी या फिर सीओ के ऊपर ही कुछ कंडीशन लगा दी है तो, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल के लिए तो सिंपल आपने क्या ये रूल याद रखना है, 122 नंबर याद रखना है, इतने आईआर बैंड्स होंगे। कैसे, 122 का मतलब है टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या है, पहले तो सारे ही कार्बोनिल है टेट्राहेड्रल में लगे हुए ऐसे, ठीक है। फिर हमारे पास एक कोई और लिगेंड लग गया, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा दिया सपोज मैंने, ठीक है। बाकी सारे कार्बोनिल है, ठीक है। और आपके पास सपोज ऐसे होगा कि दो लग गए कोई और, ठीक है, और दो आपके पास कार्बोनिल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आईआर बैंड्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आईआर बैंड्स, नंबर ऑफ आईआर बैंड्स आपके पास आ जाएंगे 122, ठीक है। 122, 1 इसके, 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। वैसे ही आपके पास टीबीपी होता है, टीबीपी, ठीक है। टीबीपी के लिए आपने कैसे निकालने हैं, टीबीपी के लिए पहले लिखना है, फिर टीबीपी में आपके पास पहले सारे के सारे देखो क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है। फिर आपके पास आ गए कोई एक एल आ गया, पहले आपने वो एक एल लिगेंड किस में लगा देना है, एक्सियल में लगा दिया, ठीक है। फिर आपने वो एल लिगेंड कहाँ लगा दिया, इक्वेटोरियल पे लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया इक्वेटोरियल पे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दो लिगेंड हो सकते हैं कि आपके पास दो लिगेंड और दोनों आपने एक्सियल पे लगा दिए, ठीक है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास दो लिगेंड है और एक आपने एक्सियल पे लगा दिया और एक आपके पास इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन आएगा आपके पास दिया होगा कि कौन सा लिगेंड कहाँ पे है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है, सारे के सारे हमारे पास कार्बोनिल होंगे। फिर है कि एक लिगेंड दे दिया जो कि कहाँ लगा है, एक्सियल पे लगा है। फिर नेक्स्ट में एक लिगेंड दिया है वो कहाँ पे लगा है, इक्वेटोरियल पे लगा है।
फिर 2 लिगेंड है, दोनों ही एक्सियल पे लगाए हैं, फिर हमारे पास 2 लिगेंड है, दोनों एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे है। इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ आईआर बैंड्स है वो कितने होंगे आपने याद रखना है, 2 3 4 1 3, इतने होंगे, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें से जो आपके पास चेंज हो सकता है वो स्टार वाला जो मैंने आपको बताया था वो ये वाला होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे स्टार का मतलब है कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1, कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो सकता है, जैसे कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन आपके पास गिवन है कि ऐसा बना दिया है, तो आप फटाफट देखोगे कि इसमें तो 3 बैंड्स होंगे आईआर बैंड। बट अगर यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि 3 CO आर इन क्या है, सेम प्लेन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके जो आईआर बैंड्स होंगे वो 3 नहीं रहेंगे, वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ आईआर बैंड्स, इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1H NMR। मैं आपको 1H NMR बताऊंगी, आपको 13 कार्बन भी अकॉर्डिंगली आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो 1H NMR में बेसिकली होता क्या है हमारे पास, देखो हमें शील्डिंग डीशील्डिंग पता है कि हमारे पास सपोज ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन लगे हैं ऐसे, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे लगा है सपोज Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, हाइड्रोजन के अराउंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पुल जो है वो कार्बन की तरफ को ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला हाइड्रोजन है ये क्या हो गया है, डी शील्डेड हो गया है, ठीक है, डी शील्डेड हो गया है। और जो ये सॉरी डी शील्डेड, हाँ डी शील्डेड हो गया, डी शील्डेड का मतलब है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर चले गए, तो इसको शील्ड करने वाला अब कोई नहीं हुआ। शील्डेड का मतलब होगा जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा शील्डेड है, इलेक्ट्रॉन से छुपा हुआ है ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो ये वाले को हम कंपैरेटिवली शील्डेड बोल देंगे, और इसको हम क्या बोल देंगे, डी शील्डेड बोल देंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है शील्डेड एंड डी शील्डेड का। अब जहां पे आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी अब अच्छे से पढ़ी होगी आप लोगों ने मोस्टली सबने वैसे तो, बट बेसिकली होता क्या है कि जो जितना ज्यादा डी शील्डेड होता है, ठीक है, उसकी डेल्टा वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे पास शील्डेड होता है उसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है उतनी ही कम होती है। रीजन होता है कि हमारे पास डेल्टा वैल्यू ज्यादा होती है, जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स को, जो भी हम अप्लाइड मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हम बेसिकली अप्लाई करते हैं, तो जो जितना ज्यादा शील्डेड होता है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जितने कम होते हैं, जो जितना ज्यादा डी शील्डेड होता है, वो उतनी ही ज्यादा हमारे पास प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस कर पाता है, उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस को एक्सपीरियंस कर पाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके पास अपोज करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं उसके आसपास, ठीक है। और जो जितना शील्डेड होता है उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट मतलब एक्सपीरियंस कर पाता है, जिसकी वजह से उसकी डेल्टा वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, मेटल का और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो मेटल और हाइड्रोजन का जब भी बॉन्ड बनेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, मेटल हमारे पास कैसे होते हैं, मेटल हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेटल के कंपैरिजन में, है ना। तो जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हाइड्रोजन के अराउंड काफी ज्यादा होगी, मेटल्स तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो मेटल के हाइड्रोजन क्या जो होंगे वो मेटल के एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा शील्डेड बन जाएंगे, ठीक है। शील्डेड बन जाएंगे यानी कि डेल्टा वैल्यू इनकी बहुत ही कम होगी, वेरी लो, डेल्टा वैल्यू वेरी लो, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास सपोज हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास सपोज MH, ठीक है, और एक है सपोज हमारे पास M+H, ठीक है, और एक है हमारे पास M-H, ठीक है। तो हमने अगर डेल्टा वैल्यूज बतानी हो तो जो डेल्टा वैल्यू होती है वो किसकी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा डीशिल्डेड होगा, तो कौन सा आ जाएगा, M+H,
ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा MH, फिर कौन सा आ जाएगा M-H। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि M+H हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन के अराउंड इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। फिर MH हो जाएगा, M-H में तो नेगेटिव चार्ज है मेटल के ऊपर, तो इस ये तो सबसे ही ज्यादा हाइड्रोजन इसका सबसे ही ज्यादा शील्डेड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आपने ये फॉस्फीन्स वाला मैंने आपको पार्ट करवा दिया है, और एक मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया है, ओलिफिन्स वाला करवा दिया है ना। और एक आईआर बैंड्स आपको निकालना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो यहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, एक मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट क्लास में और भी फिशर कार्बिन एंड श्रॉक कार्बिन्स के जो भी रिएक्शंस आती है और फिशर श्रॉक कार्बिन्स होते क्या है, वो वाला पार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।